नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे। इस हफ्ते में कई बड़े वाकयात हुए हैं। जंग ने भी नया रुख इख्तियार किया है और जो इजराइल के साथ खड़े मुल्क हैं वो भी अब 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए दबाव डालने की हालत में हैं, दबाव डाल रहे हैं। क्या कुछ है इस सब के बीच में? ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया, इन तीनों जगहों पर बकौल उनके अपने दुश्मनों को टारगेट किया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी कशमकश और रस्साकशी सी हुई और कल फिर ऐलान हो गया कि ताल्लुकात नॉर्मल बहाल कर दिए जाएं। दोनों तरफ के एम्बेसडर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें, अपने अपने मिशंस में वापस पहुंच जाएं। लेकिन इस सबके बीच में जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि ईयू के, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हमें बाहर से थोपना पड़ेगा, चाहे इजराइल तैयार हो या ना हो। एक और खबर है, जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और उसके बाद कहा कि सम काइंड ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी या इसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कई मुल्क हैं जिनकी अपनी फौज नहीं है। तकरीबन ये बात नेतन्याहू भी कहते रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन हो भी तो सिक्योरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो ये क्या क्या कुछ हो रहा है, इस सब पर नकवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं। नकवी साहब, आज जंग का 107वां दिन है और अब 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक तरह से बज़ाहिर संजीदगी नजर आ रही है। बज़ाहिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब से पहले भी फिलिस्तीनियों को बहुत बार धोखा दिया गया है 2 स्टेट सॉल्यूशन का। अब तो इस हद तक कहा गया कि वे टू ऐसा कुछ करें जिससे 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता बनता हो। जब सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए बात होती है, अब यहां तक एक सीढ़ी नीचे उतर चुके हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत अहम बात, जोसेफ बोरेल बहुत ही संजीदा, मोतबर फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं ईयू के। वो जब ये कह रहे हैं कि हमको सॉल्यूशन बाहर से थोपना पड़ेगा, इसके मानी दूर तक जाते हैं। एक तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है अमेरिकन मैनेजमेंट ऑफ द गाजा वॉर। यानी आपने हर तरह के कोशिश कर ली, आपकी वो सुनता ही नहीं। ये बड़ी अहम बात है। यानी ये वो स्टेट है जो कि अमेरिका के बगैर एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता और वो अमेरिका को डिफाई कर रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार टेलीफोन करता है, वो कहता है मैं सुनूंगा नहीं। और आज नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पावर सेंटर इसराइल के मामले में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, बल्कि उसके बाहर है, जिसको कि मैं बता चुका हूं, जिसको कि हम लोग कहते हैं इजराइल लॉबी। इजराइल लॉबी क्या है? डोनर्स हैं, इतने पैसे देते हैं इलेक्शन के लिए। अगर वो चाहें तो कांग्रेसमैन हार जाए, अगर वो चाहें तो कांग्रेसमैन जीत जाए, अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट को हरा दें, अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट बना दें। ये कुव्वत है। तो अब सूरत हाल ये है कि यूरोप ये कह रहा है कि भाई आपका मैनेजमेंट नहीं चल रहा, इसके लिए कुछ और। अच्छा, उसमें एक अमेरिकन डेप्यूटी, क्या नाम है उसका, मैथ्यू मिलर, स्पोक्समैन है, उसने भी कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही है, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन दो मुख्तलिफ बातें। एक तो ये कि आपका मैनेजमेंट पोस्ट वॉर, वॉर के बाद बिल्कुल फेल हो। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई और मुसल्लत करेगा। वो ये कह रहे हैं कि हाँ,
टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, वो सब कह रहे हैं। ये सब टू स्टेट सोल्यूशन के मानी क्या हुए? यानी ये कि गाजा 1967 में जो जंग हुई थी उसमें कुछ इलाके जो अम्मान के पास थे, जॉर्डन के पास थे, वो इजराइल ने ले लिए थे। जो कुछ इजिप्ट के पास थे वो ले लिए थे, कुछ सीरिया के पास थे। ये सारा हमेशा जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात आती है तो यह है कि 1967 बॉर्डर विद सम एडजस्टमेंट्स, यानी ये कि सिक्योरिटी के एडजस्टमेंट्स, आप एक खित्ता इधर ले लीजिए, हम दूसरा खित्ता इधर ले लेंगे, ये बात होती है। लेकिन अभी जो बात हो रही है इसमें ये बातें आपस में कर रहे हैं, ये फलस्तीनियों में किसी से नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, किस्सा उनका है, आप आपस में तय कर रहे हैं कि साहब एक ऐसा हो सकता है, आपने इतने सेटलमेंट्स बना लिए हैं वेस्ट बैंक में, तो जमीन कहाँ है? आप एक स्टेट बनाएंगे बगैर जमीन के? क्या हवा में बनाएंगे आप? क्या ये कि समंदर में जहाज छोड़े जाएंगे और वो उसमें जाके ये लोग बसेंगे? तो बात अभी ये समझ में नहीं। अच्छा, वन स्टेट सोल्यूशन के मानी क्या है? उसकी भी बात हो चुकी है। उसके बाद ये है कि आपकी जो अपार्थाइड स्टेट जो कि साउथ अफ्रीका की थी, यानी ये कि गोरे रूल करेंगे कालों के ऊपर, यही तो था वहां पे। और यहाँ पे ये अश्कनाजी जूज फ्रॉम यूरोप वो रूल करेंगे फलस्तीनियों पे, जो कि वहां के पहले रहने वाले थे, ओरिजिनल रहे, जिनको कि हमारे यहाँ आदिवासी कहते हैं। वहां के आदिवासी फलस्तीनी हैं, और उनको आप कहाँ रखेंगे? जमीन है नहीं। तो फिर ये कि पहले या तो आप कहे, और आप ये नहीं कह सकते फिर कि साहब हम डेमोक्रेसी, अमेरिका डेमोक्रेसी, यूरोप डेमोक्रेसी, और इजराइल में डेमोक्रेसी। वो कैसी डेमोक्रेसी? यानी आपके अंदर जो लोग हैं उनको आप सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना चाहते हैं, उनको वो हुकूक नहीं देते, आपने रास्ते बंद कर रखे हैं, वो गाजा से अंदर और बाहर जा नहीं सकते, उसमें जो कुनक जाए वो आप कंट्रोल करते हैं। तो इस किस्म की एक टिरानिकल, और जिसने कि जेनोसाइड कर दिया। भाई अभी तक तो काज़मी साहब हम भी लिहाज करते थे, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने राजीव गांधी को से समझाया कि इजराइल से रिश्ते करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो फलस्तीनियों पे सितम करता है, वो इसलिए कि रिश्ते कायम करोगे तो एक तुम्हारा एक एरिया बनेगा इन्फ्लुएंस का, ताकि तुम फलस्तीनियों को उनके हुकूक दिलाने में मदद करो। नंबर एक, राजीव को परेशानी ये होती थी कि अगर हम इजराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे तो मुसलमान वोट चला जाएगा यहां से। उसमें यह था कि फलस्तीनियों को आप किस तरीके से, क्या स्पेस उन्हें क्या देंगे, ये एक बात चल रही थी। अब है ये कि एक सिंगल स्टेट अगर बनी तो उसमें एक तो इनके यहाँ औलाद ज्यादा होती है, वो पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाएगी, और ये आपका जूइश स्टेट जो है वो जूइश स्टेट रहेगा नहीं। एक तो वैसे ही ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है कि वो कौन सा स्टेट, कि उसको अगर आप जूइश स्टेट कहें और उसके बाद कहें कि सेकुलर है, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। इनका ये है कि भाई खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, जो चाहे करे, और अमेरिकी अखबार और अमेरिकी मीडिया उसको अंडरराइट कर देता था, अभी तक करता रहा है। अभी देखिए क्या चीजें हुई हैं। तो एक तो ये बात आ गई बोरेल की, उसके बाद ये कि यमन में, अब देखिए ये किसी ने ये बिसात जो है चेस की, उसमें एक प्यादा, एक बादशाह और एक क्वीन और एक
घोड़े से ज्यादा काम कर जाता है कभी कभी। इन्होंने बाबरी मंडप बंद कर दिया, अरबों का नुकसान हो गया। एक देखिए, आप स्टेट तो चला सकते हैं, लेकिन जहाजों का बिजनेस जिनके हाथ में है वो अपने जितने उनके क्लाइंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं कि भाई वहां टेंशन है, वहां इन्वेस्टमेंट कम करो, उस रास्ते को मत लो, उस रास्ते से चले जाओ। स्टेट आप जो कर ले, आपने क्या किया, आपने जाके कई जगहों पे हूती के मार दिया। अब आप ये समझ रहे हैं तो हूती खामोश हो जाएंगे? आप असल में एक चीज होती है लिमिट्स टू पावर। ये फतूर जब दिमाग में आ जाता है कि हमारी पावर की कोई इंतहा नहीं है, तो बहुत से सानिया लोग भूल गए हैं। मसलन इसलिए मुझे याद है कि मैं सोमालिया में था, मैं फराह अदीद जो वहां के जनरल थे और लीडर थे और बहुत बड़े क्लैन लीडर थे, उनसे मैं मिला था। यही वो लोग थे जिन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को कोई 18, उनकी बॉडी, बहुत ही इबरतनाक सीन था वो, उनकी बॉडीज को मोगदिशु से ड्रैग करते हुए ले गए थे। उसके बाद ये हुआ कि हम सोमालिया को खत्म कर देंगे। सोमालिया खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ ना। यानी ये मैं ये कह रहा हूं कि ये फतूर जो दिमाग में आता है कि हम ये, आपने यमन में मार दिया, अरे भाई तो उससे बाबरी मंडप खुल जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ट्रेड यातायात शुरू हो जाएगा। एक बल्कि आप एक ट्रैप में आ गए मेरे हिसाब से। उसमें उसमें नकवी साहब ऐसा लगता है कि बार बार हूथियों की तरफ से एक बात कही जा रही है। शुरू में यह बात कही गई कि सिर्फ जो इजरायली ओनरशिप वाले शिप्स हैं या इजराइल जाने आने वाले जहाज हैं उनको हम रोकेंगे, बाद में और बाकी सारे मुल्कों के जहाज आराम से चल सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने, इजराइल ने यह पूरा प्रोपेगेंडा किया जैसे पूरे दुनिया के जहाज वहां रोके जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो उन्होंने ये हद और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका और ब्रिटिश जहाजों को भी हम नहीं गुजरने देंगे। उनकी तरफ से कई बार यह कहा जा चुका है कि पूरी दुनिया के जहाज सुकून से आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अमेरिका अपनी प्रॉब्लम को पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बढ़ाता है। बिल्कुल जैसे मुझे याद आ रहा है एस जयशंकर का वो जुमला कि किसी यूरोपियन जर्नलिस्ट ने जब कुछ पूछा, कहने लगे आपको उस दिमागी हालत से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर यूरोप की प्रॉब्लम है तो दुनिया की प्रॉब्लम है, और दुनिया की प्रॉब्लम है तो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जहनियत से बाहर आने की जरूरत है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जब पूरी दुनिया को परेशान करने का इंतजाम अमेरिका? अभी अब देखिए, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक, ये सब जो है ये खेल है क्या? ये क्या एलिमेंट्स? भाई ईरान ने कहां हमला किया? सीरिया में, उन जगहों पे जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे यहाँ, उनके यहाँ करमान हो चुका है, जहां पे कि आपने कई 100 लोग मार दिए और वहां पे विस्फोट हुआ, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा, आप तो मार दें कासिम सुलेमानी को तो आप बरी, तो कह भाई अब हम बदला लेंगे। उन्होंने यहाँ 2 जगह। अच्छा, अब पाकिस्तान का मामला जो है वो जरा सा पेचीदा है। क्यों? वहां का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर, इतना पॉपुलर कि जिसको कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो अपने पीक पे जब थे, उनसे ज्यादा पॉपुलर लीडर, उसको सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है कि इंटरेस्ट फौज में और बाहर, वो उसके खिलाफ एक पॉइंट ये रखते हैं कि 24 फरवरी को, जबकि गाजा में दाखिले पुतिन हुआ, उस वक्त ये मॉस्को में थे और गोया का एक तालमेल की तस्वीर बनाई गई जो कि नहीं थी, विजिट पहले से तय हो गई थी। अच्छा साहब, अब क्या है,
अब ये कि ये रूस और चाइना की जो दोस्ती है वो और ज्यादा उसके करीब हो जाएंगे अगर ये होंगे, इमरान खान अगर होंगे। 3, अगर ये पंजाबी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत में पंजाब का की डोमिनेंस बहुत जरूरी है। यानी यहां तक कि हमारे मरहूम दोस्त कुलदीप नायर तो ये कहते थे कि यार सईद पंजाब से और हमारे पंजाब की दोस्ती करा दो कि हम लोग आराम से अलग रहें, कि तुम लोगों की हमें जरूरत नहीं। मजाक में कहते थे, लेकिन उसके पसे पर्दा एक तो हल्का सा मैसेज था। बहुत खुश थे ये लोग, जाके अपना वहां उससे जिया से मिलते थे, पंजाबी में गल्ला होती थी, वो ये जो है अपना नवाज शरीफ, ये एक था। अब वो पंजाबी नहीं है, वो है पठान। अब पठान जो है उसका जाके रिश्ता मिलता है अफगानिस्तान में। एक तो वो पहलू है, अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ आएंगे। तो पाकिस्तान एक, अच्छा, मुस्लिम ममालिक में वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है। अब उसको कैसे प्ले किया जाए, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं कि ये उसको इस तरह से प्ले किया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एलिमेंट्स, ये अनासर वहां मौजूद हैं जिनका कि इस्तेमाल अफगानिस्तान के मामले में, जिनका इस्तेमाल, क्योंकि ईरान से इस वक्त जिद है अमेरिका की और इजराइल की, तो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वहां पे सोर, एक नासूर सा है जो कि सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की, जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ही में गवदर भी है। गवदर क्या है, वहां चीनी ट्रेन्स और डेवलपमेंट करके वहां गवदर पोर्ट बन जाएगा। तो तुम उधर बाबल मंडप करो, हम इधर देखो, हम याद रखना हम इधर है। तो ये एक खेल जो है, जैसे अगर रोशनाई ऊपर से कागज पे फेंकिए तो वो छिटक जाती है। अब इसको छिटकाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन ये छोटे पैमाने पे हो रहा है। खेल असली ये है कि आप हमास के साथ क्या करने वाले हैं। हमास को तो हम खत्म कर देंगे। अरे भाई नकवी साहब मैं अभी थोड़ा सा जंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन बीच में मैं बता दूं कि पिछले दिनों मैंने तेहरान से बात की थी, जब ये रस्क पर हमला हुआ था, 11 ईरानी पुलिस वाले मारे गए थे। तो उस वक्त दबे लफ्जों में ईरानी जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया था कि ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान के IS के चीफ और फौज के चीफ दोनों वाशिंगटन में थे, उस वक्त ये हमला हुआ था। तो वो एक शक जाहिर कर रहे थे कि वो अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ। अच्छा, मैं अभी जो बात करना चाहता हूं सबसे पहले वो ये कि अभी एक वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं गाजी एस्कनोट। उन्होंने कहा है कि जो भी ये कह रहा है कि हम मुकम्मल डिफीट कर देंगे हमास को, वो झूठ बोल रहा है। ये बात बिल्कुल खुल करके अब कैबिनेट मिनिस्टर ने कह दी है। जंग के जो हालात हैं उसमें जो बातचीत के कहीं इशारे आ रहे हैं, वो अब भी हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी बातचीत उससे पहले, जंग बंदी से पहले नहीं होगी, कैदियों की अदला बदली की बातचीत नहीं होगी। और इस पर तकरीबन 1 महीने से वो डटे हुए हैं, उनके मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं है। तो ये इजराइल के लिए हार मानना कितना दूर रह गया है, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम मुकम्मल जीत हासिल नहीं कर सकते हमास के खिलाफ। यानी हम हार गए। देखिए, जंग में कोई ये तो खड़ा होकर कहेगा नहीं कि हम हार गए, हम कह रहे हैं हम उनके खिलाफ जीत नहीं सकते। तो इसके मानी क्या है, इसको इंटरप्रेट कर लीजिए आप। अमेरिका इस बात को समझ गया है, वो कह रहा है कि हमास को बिल्कुल खत्म करना नामुमकिन है। वहां से आवाजें ये आ रही हैं, वहां के राइटर्स ये लिख रहे हैं, लेकिन हमास को तो खत्म आप नहीं कर सकते। तो अब आप करें क्या? और वो कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कि सीज फायर करो और हमसे
हमारे जो डिमांड्स हैं पैलेस्टीनियन स्टेट की बात शुरू करो। और अभी तो बात कर रहे हैं पैलेस्टीनियन स्टेट की, अभी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई इजरायली स्टेट है ही नहीं, इन्हें वो अपने रेट्स बढ़ाते चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो ये मामला, अच्छा एक चीज और आई है, एक चीज और आई है जिसको कि बहुत ही, मैंने कहीं अभी ये जो प्रोग्राम्स आते हैं इसमें यूट्यूब वगैरह में, उसमें मैंने अच्छा खासा मुतबर लोग बात कर रहे थे। अब मुझे ये तो मैं इसमें सिग्नेचर नहीं लगा सकता, इम्प्रिमेचोर मैं ये नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनका कहना ये है कि एक चीज है हैनिबल डायरेक्टिव। हैनिबल कभी पुराने जमाने में कोई जनरल था, उसका डायरेक्टिव ये था कि अगर तुम नरग़े राज़न में फंस जाओ, अगर तुम दुश्मनों में फंस जाओ तो जहर ले लो, पकड़े जाने से बेहतर है। तो इसकी वजह क्या है? यानी इसकी वजह यह है कि आप अगर पकड़े गए तो एक तो आप कुछ बोल सकते हैं, तो सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, और दूसरे इससे ज्यादा अहम चीज जो इजराइल के लिए है वो ये कि वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे और फिर वो स्वैप करेंगे अपने सिपाही जो हमारे जेलों में हैं। ये ना होने दो। ये ना होने देने के लिए मालूम ये होता है कि 7 अक्टूबर में जो इजरायली हमलों का एम्पलीफाई किया है वेस्टर्न मीडिया से, उसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। जो मैं और इजरायली ये जर्नलिस्ट हैं क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप अगर ये लोग इजरायली सोल्जर्स को लेके जा रहे हैं फलस्तीनी, तो इजरायली सोल्जर्स दोनों को मार दो, यानी अपने सोल्जर को भी मार दो, उनको भी मार दो, लेकिन ये कि ये स्वैप होने की सूरत न बने। तो बहुत कुछ जिसको कि कहा जा रहा है कि बारबेरिक, यानी एक लफ्ज बना लिया है बारबेरिक कि 7 अक्टूबर, अरे भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर निहत्थे लोग, जिन्होंने ऐसे ऐसे सुरंगें बना ली। अरे भाई खुदा के वास्ते, तुम्हें याद है दूसरी जंग अजीम के बाद क्या क्या फिल्में तुमने बनाई है, ग्रेट एस्केप, यानी दुश्मनों से कैसे बचो, आपने स्काईलैक 17 मास्टरपीस फिल्म है, यानी और इस किस्म की। यहाँ बजाय इसके कि आप कहेंगे भाई वाह, आप कहें ये तो इनको ये तो है बारबेरियन। क्यों है बारबेरियन? इसलिए कि इन्होंने ये किया और हमारे बच्चों को बेक कर दिया। अरे झूठ, बिल्कुल। ये औरतों को रेप किया। अरे भाई वहां ये अपने जिनाकारी के लिए गए थे, वहां ये इसलिए गए थे कि आपके लोगों को पकड़ के ले आए और फिर आपसे बार्गेन करें, सीधी बात की है, और उसी में कुछ आपके लोगों ने मारा है। और ऐसे सर सबूत भी आ चुके हैं, ऐसे सबूत आ चुके हैं कि अपाची हेलीकॉप्टर से नोवा फिल्म फेस्टिवल जहां हो रहा था वहां उन्होंने बड़ी तादाद में मारा है। तो और अच्छा इस बीच लेकिन हमारी और आपकी मजबूरी ये है कि हमारा और आपका मीडिया, और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां का मीडिया, बिल्कुल दुनिया में उसकी कोई पहुंच नहीं है, कोई रीच नहीं है, और ये बहुत बड़ा अपने आप को हम समझते हैं कि हम आसमानों तक जा रहे हैं, हम चंद्रायन कर रहे हैं। अरे जनाब, आपके अखबार का एडिटोरियल कहीं कोट नहीं होता है, आपके अखबार नवीस को कोई पूछता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये मैं बार 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 कहता हूँ। लेकिन और ये बहुत ही, यानी इसका मुझे तो मैं तो बड़ी हिकारत की नजर से इस प्रोफेशन को देखने लगा हूँ अब। जो हालात है कि बताइए, इतनी बड़ी जंग हो गई और एक रिपोर्ट वहां से नहीं करने के लिए कोई गया। आप एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने कल एक खबर की है कि इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट्स को वो जगह दिखाई गई है जहां उनके मुताबिक हमास ने कत्लेआम किया है, और उसमें कुछ यूट्यूब वाले लोग भी गए हैं
और उसमें बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में बाकायदा ये लिखा है कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये हिंदू और अरे मुसलमान उसमें नाम गायब है, और हाँ, नाम गायब है। बस एक किसी गैर मुस्लिम का नाम है, किसी का, लेडी का, जिसने बहुत ही शौक दिखाया है कि हम बड़े अफसोस में ऐसी बिल्कुल जगह टोटल थर्ड रेट प्रोपेगेंडा। जी 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 यानी जी। उसके अलावा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले यही यूक्रेन में हुआ था। हाँ वहां पे बड़े बड़े महारथी आपके एनडीटीवी के जी कैसे पहुंच गए भाई? और क्या कहा था उन्होंने, तब उनको पकड़ो अब कि भाई जो उन्होंने रिपोर्ट की थी क्या वो सही थी? हैं, अभी भी हैं। जी जी जी। अरे साहब, मैंने 2001 की जो अफगानिस्तान वाली वॉर थी, हमारे यहाँ का एक बड़ा टीवी चैनल, उसके रिपोर्टर एक साहब पहुंचे हुए थे। वो जगहों के नाम ठीक नहीं बता रहे थे, लीडरों के नाम ठीक नहीं बता रहे थे। और जब मैंने खुद उसी चैनल में बैठ करके बताया कि भाई ये तो नाम गलत बोल रहे हैं, कहने लगा काजमी साहब जो चल रहा है वो चलते रहने दो, नहीं तो गलती पकड़ी जाएगी। तो इस हालत में नहीं तो गलती पकड़ी जाएगी अगर अब हम सही करें बहरहाल तो खैर। बहरहाल बहुत ही तो अब अभी 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 आप ये जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल, यानी जो बाइडेन सरकार और नेतन्याहू के बीच में जो कुछ रस्साकशी, या उस रस्साकशी में कुछ कमी का जो इशारा ये देख रहे सुन हैं। नहीं रहे हाँ भाई, उनकी ये सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ और वहां हालात ये है कि उनके नंबर गिरते चले जा रहे हैं। अब वहां ये है कि 80% लोग ये चाहते ही नहीं कि बाइडेन साहब इलेक्शन लड़े। अब वहां दूसरे कोई जवान आदमी लाओ। अब कहा जा रहा है कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। फिर बिल्कुल ये तय हो गया है कि शायद ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, ट्रंप के अब नेतन्याहू साहब इसको खींचना चाहेंगे तब तक, क्योंकि ट्रंप के इनका तालमेल है। तो अब क्या, ये तो एक अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन है। इसको अब हमारे बोरेल साहब ईयू के जो करता धरता है फॉरेन अफेयर्स के, वो कह रहे हैं कि भाई ये बात चलेगी नहीं, बाहर से करना पड़ेगा। तो बाहर से कौन करेगा? यूरोप करेगा, ब्रिक्स करेगा। और इतना टाइम अगर अगर ट्रंप के टाइम तक जंग चली, अगर ये मान लिया जाए कि ये जंग ऐसे ही चलेगी, तो ये तो और बिल्कुल जिसे कहते हैं तेल खत्म हो जाएगा। आखिर जहां से फौजी छुट्टी लेकर के डांस करते हों, जो जंग में लड़ने के लिए तैयार ना हो, वो इतनी लंबी जंग कैसे खींच पाएंगे? उसे वो समझ नहीं आ रहा नेतन्याहू। बस यही है। तो इसलिए ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज हो रही है, जिसका कोई ना आगा ना पीछा। ये एंड इसका क्या होगा? इसका एंड कैटास्ट्रॉफिक होगा। इसका एंड कैटास्ट्रॉफिक होगा। और इजराइल की बका के लिए ये मुज़िर है, क्योंकि इजराइल एक स्टेट है। इजराइल को बजाय इसके कि मॉडरेट होके उस पूरे इलाके में को अपने एम्ब्रेस करे और पूरे उस इलाके के एम्ब्रेस में खुद आ जाए, वो एक अलग धुन अपनी जो रट रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है। यानी कोई इसकी था ही नहीं, एंड नहीं दिखाई दे रहा। जनाब, ये एम्बेरसमेंट के बारे पे बात को सुनकर के मुझे एक बात याद आ गई। अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले एक इजरायली जर्नलिस्ट हैं, एवी लिप्किन, उन्होंने ये कहा है कि इजरायली बॉर्डर विल एक्सटेंड टू मक्का, मदीना एंड माउंट सिनाई। यानी और वो ये साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का माहौल है, इसके नतीजे में हम इन सभी मुल्कों में हुकूमतें गिरा सकेंगे। वहां हम बाकायदा, यानी वो उस प्लान को अब भी याद कर रहे हैं जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी देखा था। क्या वो ख्वाब जो अश्केनाजी देखते हैं, जो जो इतामार बिन गवीर देखते हैं, जो स्मोट्रिच देखते हैं, क्या उसकी कहीं गुंजाइश रह गई? या इतनी हमास की कमाल है, ये हिमाकत की बातों में न जाइए काजमी साहब। कायदे की अक्ल की बातें कीजिए। ये पागल लोग हैं।
यह जो आपने जो कोट किया है ये बिल्कुल यानी वर्गलाने वाली बातें, जिसका कोई, और वर्गलाना भी ऐसा, अच्छा मीडिया मिल गया इनको। ये अब आपको मीडिया से हुनर इसमें है कि मीडिया कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है, इसको डिसाइफर करना ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, और हमारे व्यूअर्स का भी काम है। संभल के बहुत मीडिया बीम किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी शिकस्त हो चुकी है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, बदल रहा नहीं, बदल चुका है, जिसमें कि बुनियादी रोल जो एक अमेरिका का था वो कम हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा अंदर क्या होगा, अभी इनका इलेक्शन में क्या होगा नहीं मालूम है। ये बहुत ही गैर यकीनी हालत में खुद अमेरिका का फ्यूचर है और इजराइल का फ्यूचर तो बहुत ही गैर यकीनी हालत में। आपने दो बातें आखिर में कहीं, आखिरी हिस्से में, कि बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होगा इजराइल के लिए, और ये कि मीडिया का बहुत बड़ा हमला होगा अवाम पर, प्रोपेगेंडे का, उससे बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल हार रहा है और उनका कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को घुमा करके दूसरे अल्फाज में उसने कहा है कि हमास को मुकम्मल हराना नामुमकिन है। यहां तक बात पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमारे लिए वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नकवी साहब की जरा तबीयत खराब थी पिछले दिनों, जरा सर्दी में, उसके बावजूद आपने हॉस्पिटल से भी हमारे लिए वक्त निकाला, और वो खुद ये कहते हैं कि जो देखने वाले हैं उनसे जो मोहब्बत मिलती है, जो रिस्पांस मिलता है, उसकी वजह से, और बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट को कबूल कर लेते हैं। खतूत आते हैं जो टेलीफोन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को न जाने टेलीफोन नंबर कैसे मिल जाता है, टेलीफोन आ जाता, और लेकिन बड़ा खुलूस, और ये कि तारीफ है आपके प्रोग्राम। बहुत लोग दुआएं करते हैं आपकी सेहत की, आपकी लंबी उम्र की, बहुत लोग दुआएं करते हैं, और वाकई इतना लंबा तजर्बा जर्नलिज्म का, पूरी दुनिया को अपने आंखों से देखना, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ की लकीरें इंसान के सामने होती हैं, और वो सब चीजें याद रखना, ये बहुत अहम बात है। नकवी साहब, किसी एक सियासतदान का जब जिक्र आता है कि अमेरिका के या किसी भी मुल्क के, उसके 5-7 पहले के ओहदे तक गिनवा देते हैं कि फला साल में ये था, फला साल में ये था, ये बैकग्राउंड है और अब क्या करेंगे, वो भी नतीजा बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।